नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी के फर्स्ट पार्ट की दोस्तों हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। विशेष सीरीज दोस्तों हमने यहाँ पर चला रखी है एकेडमिक एप्टीट्यूड के नाम से। और अभी दोस्तों हाल में ही यूके ट्रिपल के द्वारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी दोस्तों संवाद दोस्तों जारी किया गया है, जिसमें एकेडमिक एप्टीट्यूड 30 नंबर का दोस्तों आने वाला है। 10 नंबर की रीजनिंग आएगी और 10 नंबर की जीके आएगी। इस तरह से जो फर्स्ट पार्ट है वो 50 मार्क्स का रहेगा। तो एकेडमिक एप्टीट्यूड दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें दोस्तों अभी तक हमने 11 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। अभी इससे पहले जो 11 क्लासेस है दोस्तों जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज हम दोस्तों 12वां भाग लेकर आए हैं। अभी हम दोस्तों पढ़ रहे हैं एजुकेशनल थिंकर एंड देयर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि शैक्षिक विचारक और उनके शैक्षणिक दृष्टिकोण। तो शैक्षणिक अवधारणाओं में दोस्तों आज हम एक और शैक्षिक विचारक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है महात्मा गांधी। और आज हम दोस्तों इनके पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट और शैक्षणिक अवधारणाओं के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाओं में महात्मा गांधी के बारे में। भाग है 12। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में। देखिए, महात्मा गांधी एक दार्शनिक थे, ना ही वो केवल एक राजनीतिक नेता थे, इसके अलावा दोस्तों दार्शनिक भी थे और इनके दर्शन पे गीता का दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले इनके जन्म की बात करें, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी करमचंद गांधी थे, पोरबंदर राज्य में दीवान, और माता श्रीमती पुतलीबाई नर्म और दयालु महिला थी। इनको अपने परिवार से दोस्तों वैष्णव धर्म की शिक्षा मिली थी और बचपन में ही दोस्तों इन्होंने मनुस्मृति को पढ़ डाला था। गीता का ये नित्य अध्ययन करते थे और इनके जीवन दर्शन में गीता का दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और देखा जाए तो इन्होंने किसी भी नए दर्शन का निर्माण नहीं किया। इन्होंने जो भारतीय दर्शन है उनकी बातों को ही व्यवहारिक रूप दिया है। और आज गांधी दर्शन को गांधीवाद सर्वोदय दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। तो गांधी जी डिड नॉट क्रिएट एनी न्यू फिलॉसफी, ही हैज गिवन प्रैक्टिकल फॉर्म टू द आइडियाज ऑफ इंडियन फिलॉसफी विच इज टोटली कॉल्ड द गांधीज फिलॉसफी एंड गांधीज्म और फिलोसॉफिकल थॉट्स। तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि किस तरह से जो गांधी जी हैं उन्होंने नए कोई फिलॉसफी को क्रिएट नहीं किया है। इन्होंने जो ऑलरेडी जो भारतीय दर्शन दोस्तों चला आ रहा था उसको दोस्तों एक इन्होंने व्यवहारिक रूप दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों गांधी जी के सर्वोदय दर्शन है। इसको भी दोस्तों इन्होंने 3 भागों में प्रस्तुत किया। देखिए, किसी भी दर्शन को अगर आपने समझना है तो उसकी 3 मीमांसाएं होती है, एक तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य और आचार मीमांसा, यानी कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स। इसी के आधार पर दोस्तों गांधी जी के दर्शन को प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं गांधी जी के तत्व मीमांसा की दर्शन की, तो गांधी जी गीता को इंपॉर्टेंट मानते थे और गीता को का अगर जो तत्व ज्ञान है उसको ही सर्वोत्तम ग्रंथ दोस्तों मानते थे। अब गांधी जी के अनुसार जो मूल तत्व है वो 2 थे, एक तो है ईश्वर और दूसरे है प्रकृति। और इसमें से ईश्वर को दोस्तों इन्होंने क्या माना है? श्रेष्ठ माना है। तो अब ईश्वर को ही दोस्तों इन्होंने पूरी तरह से सत्य माना है, बाकी जो प्रकृति है उसको दोस्तों इन्होंने असत्य माना है। क्योंकि जो ईश्वर है वो अपरिवर्तनशील है, उसमें लगातार चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो नित्य सत्य है। जबकि प्रकृति है वो लगातार क्या होती है? चेंज होती चली जाती है, इसलिए वो क्या है दोस्तों? परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील है तो इसलिए वो असत्य है। तो यहां पर दोस्तों जो इनकी तत्व मीमांसा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो तत्व है इनके लिए वो इंपॉर्टेंट है ईश्वर और प्रकृति, लेकिन ईश्वर को इन्होंने प्राथमिकता दी है, वही इनके लिए क्या है? सर्वोच्च सत्य है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आत्मा परमात्मा की बात होती है। तो प्योरली दोस्तों जैसे भारतीय दर्शन में हमने पहले भी दोस्तों डिस्कस किया था आइडियोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने आदर्शवाद के बारे में डिस्कस किया था, तो वही चीजें दोस्तों यहाँ पर आपकी निकल के आती है। ये आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे, परमात्मा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही अनंत शक्ति है, उसी को दोस्तों स्वीकार करते थे। और इसके अलावा गांधी जी ने मनुष्य को मन, आत्मा और शरीर, इन तीनों का योगफल माना है। तो यहां पर इनका जीवन का अंतिम उद्देश्य भी आत्मज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति को ही दोस्तों इन्होंने रखा है। तो इस तरह से आप इनकी तत्व मीमांसा के बारे में दोस्तों समझ सकते हैं। देखिए, इस चीज के बारे में हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो ये चीजें आपको दोस्तों ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगी। इसके बाद दोस्तों ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ज्ञान मीमांसा में भी दोस्तों इन्होंने
ज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया है। एक होता है भौतिक ज्ञान, एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। अब भौतिक ज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, जैसे दोस्तों हमारे अगल बगल में जो वस्तुएं हैं, भौतिक जगत हैं, या मनुष्य के अन्य जीवन के जो पक्ष हैं, उनसे संबंधित ज्ञान होता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक ज्ञान हो, चाहे राजनीतिक ज्ञान हो। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर कौन आता है दोस्तों, जिससे हमारा सृष्टि शिष्टा, आत्मा परमात्मा, इस संबंधी ज्ञान को इसमें रखा गया, इस कैटेगरी में। तो अब दोनों प्रकार का ज्ञान इन्होंने आवश्यक माना है। भौतिक जीवन अगर जीना है तो उसके लिए भौतिक ज्ञान आवश्यक है, और अगर आपको सेल्फ रिलाइजेशन चाहिए, क्योंकि आदर्शवादी ज्यादातर क्या मानते हैं भाई, सेल्फ रिलाइजेशन ही अंतिम उद्देश्य है जीवन का, यानी कि आत्मज्ञान, आत्मानुभूति। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, गीता का पाठ पढ़ें, तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इनकी ज्ञान मीमांसा को समझ सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मूल्य और आचार मीमांसा की। मूल्य और आचार मीमांसा में दोस्तों जैसे इन्होंने बताया है कि आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और इसको दोस्तों ये बोलते थे कि जब आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी, तो उसको बेसिकली मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मुक्ति मिलने से पहले दोस्तों ये मानते थे कि अगर आपको अपना भौतिक जीवन है उसको आप पहले सुधारें। और भौतिक जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है दोस्तों, उसको आप नैतिकता और चरित्र, अच्छे चरित्र से दोस्तों सुधार सकते हैं। तो जब आप श्रम करेंगे, नैतिकता आपके अंदर आएगी, चरित्र होगा, तो इसके महत्व को दोस्तों इन्होंने स्वीकार किया है। इसके लिए दोस्तों इन्होंने एकादश व्रत रखे थे। एकादश व्रत यानी कि 11 दोस्तों व्रत होते हैं जो कि एक मनुष्य को धारण करने चाहिए। इनकी प्राप्ति से ही आपके अंदर जो मानव जीवन है उसके मूल्य विकसित होंगे, और आगे जाके आपको क्या होगी, अध्यात्म की प्राप्ति होगी। तो एकादश व्रत इनके थे, जैसे कि सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य का पालन है, अस्तेय है, ठीक है, अपरिग्रह है। तो इसके बारे में दोस्तों बताएंगे। तो ये इनकी मूल्य और आचार मीमांसा से परिभाषित होते हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि जो गांधी जी का सर्वोदय दर्शन है उसकी तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, मूल्य और एवं आचार मीमांसा क्या है। अब बात करेंगे इनके एजुकेशनल थॉट्स की। एजुकेशनल थॉट्स कि क्या ये सोचते हैं, शैक्षिक चिंतन इनका क्या है। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, और उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें सुधार के लिए उन्हें कई सारे सुझाव दिए। और ये मानते थे कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करनी है, क्योंकि इनका तो मेन ऑब्जेक्ट वही है, तो उसके लिए दोस्तों शिक्षा अति आवश्यक दोस्तों इन्होंने माना है। और शिक्षा को एक निश्चित आयु तक इन्होंने बोला कि अनिवार्य और निःशुल्क भी किया जाना चाहिए। यानी कि एक 7 से 14 वर्ष तक की आयु, जैसे आज हमारा जो RTE का जो कॉन्सेप्ट भी बनता है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला कि निश्चित आयु तक के बच्चों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, और वो भी अनिवार्य एवं निःशुल्क। तो कंसिडरिंग एजुकेशन एज अ पर्सन बर्थ राइट एंड प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री जनरल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू अ सर्टेन एज। तो ये दोस्तों इनके शैक्षिक चिंतन को बताता है। इसके अलावा दोस्तों इनके शैक्षिक चिंतन ये कहता है कि शिक्षा कभी भी अन्य भाषा में नहीं दी जा सकती। अंग्रेजी भाषा को तो वैसे भी दास्ता की भाषा बताते थे कि अगर आप अंग्रेजी सीखेंगे तो आपकी जो दास्ता है, गुलामी है, और बढ़ती चली जाएगी। तो मातृभाषा को दोस्तों इन्होंने माध्यम माना। इन्होंने माना कि सबसे बढ़िया है कि शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से ही सिखाया जाए, अन्य विदेशी भाषा से कभी भी शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉन्सेप्ट था वो था कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य को स्वावलंबी बनाना, यानी कि सेल्फ रिलायंट। स्वावलंबी का अर्थ यह है दोस्तों कि आप शिक्षा से कुछ कमाएं और अपना खर्चा खुद निकालें। तो इन्होंने हस्त कौशलों पर दोस्तों ज्यादा जोर दिया था। तो हस्त कौशलों की शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दोस्तों उस समय पर दिया था। तो ये इनके दोस्तों आपके शैक्षिक चिंतन के अंतर्गत आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि क्या इनकी एजुकेशन थॉट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इन्होंने शिक्षा द्वारा मनुष्य को एकादश व्रत रखने की सलाह दी थी, और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि एकादश व्रत ये मूल्य और आचार मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई व्यक्ति भौतिक जीवन में सुखी रहना चाहता है, समृद्ध रहना चाहता है, तो उसको नैतिकता और चारित्रिक विकास की आवश्यकता है, और उसके लिए एकादश व्रत उसको धारण करने पड़ेंगे, और तभी जाके उसको आगे जाके आध्यात्म की प्राप्ति होगी, मुक्ति उसको मिलेगी। तो ये जो एकादश व्रत है दोस्तों, इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। सत्य, जैसे पहला आता है सत्य। सत्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हमेशा सदैव सच बोलिए।
इसके बाद दोस्तों आता है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या है कि आपको कभी भी किसी के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है। अहिंसा का अर्थ आपको ये भी है कि आप किसी के प्रति कुविचार भी ना रखें। आप अगर किसी का शोषण करते हैं वो भी एक हिंसा के अंदर आता है, और अगर आप किसी के प्रति गलत विचार भी रखते हैं तो भी वो हिंसा के अंतर्गत आता है। तो इसको हम बोलते हैं अहिंसा, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि दोस्तों आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें, ठीक है। तो इंद्रिय निग्रह के द्वारा आप अपने मन को वश में रखें, तो यही आपका क्या है, ब्रह्मचर्य। अब इसके बाद आता है आस्वाद। आस्वाद का दोस्तों क्या अर्थ है? आस्वाद का अर्थ है कि आप इंद्रिय भोग के रस से दूर रहना ही आस्वाद है, ठीक है। तो इंद्रिय भोग के रस से दूर रहे वही आस्वाद है। अस्ते का मतलब होता है दोस्तों कि आप चोरी ना करें। इसके बाद अपरिग्रह का अर्थ है कि आप संग्रह ना करें। जैसे कई बार क्या होता है, लोगों को बहुत ज्यादा संग्रह करने की आदत होती है, जोड़ने की आदत होती है, ठीक है ना। इसके बाद अभय, यानी कि कोई प्रकार का आपको भय ना हो, हर भय से आप मुक्त हो। इसके बाद अस्पृश्यता निवारण, यानी कि आप किसी को जन्म के आधार पर शूद्र ना समझें। इसके बाद अगला आता है कायिक श्रम। कायिक श्रम का अर्थ है दोस्तों कि आप बिना श्रम किए किसी वस्तु का भोग ना करें, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज आपको ऐसे ही मिल गई तो आप उसको बिना, जैसा हम कहते हैं बिना मेहनत की कोई चीज आपको मिल गई उसका भोग ना करें। इसके बाद सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी जो धर्म है उनके प्रति एक सा भाव रहे, यानी कि सभी को ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानना, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी धर्म को ऊंचा किसी धर्म को नीचा। इसके बाद और विनम्रता। विनम्रता का अर्थ क्या है दोस्तों कि आपने अहंकार और क्रोध का त्याग करना है। इसके अलावा दया और क्षमा शक्ति का आपने अपने अंदर विकास करना है। तो ये आपके एकादश व्रत हैं जिनको आपने दोस्तों समझना है। इसके बाद दोस्तों इनका जो शिक्षा का संप्रत्यय था, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, वो क्या है इनके रूप में। तो ये दोस्तों ये मानते थे कि केवल साक्षरता प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। और इन्होंने दोस्तों इसमें एक स्पेशल ये दोस्तों कथन भी इनका है कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है ना प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। तो कई बार हम ये मानते हैं कि एजुकेशन का अर्थ साक्षरता है, तो ये मानते थे कि भाई साक्षरता तो केवल और केवल एक साधन है, यानी कि इट्स ओनली अ बिगिनिंग, ठीक है, या ओनली अ मीन, जिससे हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित कर सकते हैं। सो लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। तो ये इसका दोस्तों इस शिक्षा का संप्रत्यय। इसके बाद शिक्षा के संप्रत्यय में ये मानते थे जो मनुष्य है वो शरीर, मन, हृदय और आत्मा का योग है, यानी कि गांधी जी कंसिडर्ड मैन टू बी द सम ऑफ बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। तो इसलिए दोस्तों इन तीनों के विकास पर इन्होंने बल दिया। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी ने उस समय के जो 3 R's हुआ करते थे, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, इसको दोस्तों शिक्षा के 3H में बदल दिया था। तो आप ध्यान रखना कि 3H क्या है, हैंड, हेड एंड हार्ट की शिक्षा में बदल दिया, ठीक है ना। मतलब इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि मनुष्य का कार्य केवल, जैसे रीडिंग का अर्थ क्या है, पढ़ना, लिखना और गणित सीखना ही नहीं, ठीक है, बल्कि हाथ, मस्तिष्क और हृदय का विकास करना भी है, ठीक। तो केवल और केवल आप रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक पर ध्यान ना दें, आप अपने हृदय, हाथ और मस्तिष्क पर भी विकास करें। तो ये दोस्तों इस तरह से इनके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया। इस पर दोस्तों इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इनके कुछ कथन है जिनको आप बिल्कुल याद रखेंगे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा इनके अपने शब्दों के उच्चतम विकास से है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बात करेंगे दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य से। शिक्षा के उद्देश्य जिस तरह का दोस्तों इनका दर्शन होगा उसी तरह से इनके शिक्षा के उद्देश्य भी होंगे। पर्पस ऑफ एजुकेशन या ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले दोस्तों ये मानते हैं कि शारीरिक विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मनुष्य के जीवन में कोई भी दोस्तों उद्देश्य है वो शरीर के द्वारा ही दोस्तों उसकी प्राप्ति होगी। तो जब भी आप शरीर का विकास करेंगे तभी जाके आपको अन्य दोस्तों उद्देश्य मिलेंगे, क्योंकि इनके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या था, मुक्ति थी। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है मानसिक और बौद्धिक विकास, यानी कि मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब मनुष्य में के शरीर
जब मनुष्य है, मनुष्य क्या है, शरीर, मन और आत्मा का योग्य है, ठीक है ना। तो भाई मानसिक और बौद्धिक विकास तो बनता ही है, यानी कि मन और आत्मा का विकास भी होना चाहिए। तो मेंटल एंड एक्चुअल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ओके, तो इस प्रकार मानसिक विकास होना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बौद्धिक विकास भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्यष्टिक एवं सामाजिक विकास, यानी कि पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब व्यक्तिक विकास की हम बात करते हैं, तो जैसे कि आपका आत्मिक विकास इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके अंदरूनी जो विकास है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। और इसके अलावा सामाजिक विकास भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विकास का अर्थ है कि दोस्तों समाज में प्रेम सहयोग के साथ आप रहिए, ठीक, तो उस पर ज़्यादा दोस्तों एम्फेसाइज किया जाता था। इसके बाद बारी आती है सांस्कृतिक विकास की, यानी कि संस्कृति के बारे में भी दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि संस्कृति का सीधा सीधा संबंध इन्होंने दोस्तों सोल से यानी कि आत्मा से माना है। तो कल्चर डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद नैतिक और चारित्रिक विकास, ठीक, क्योंकि चरित्र इनके लिए इंपॉर्टेंट है और इसके विकास पर दोस्तों बल देते थे। और उत्तम चरित्र में इन्होंने जो एकादश व्रत है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ना, अपरिग्रह, इन गुणों का होना यह आवश्यक मानते थे। तो चरित्र निर्माण इंपॉर्टेंट है, चारित्रिक विकास भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्यावसायिक विकास। अब देखिए जैसे व्यावसायिक विकास की हम बात करते हैं, तो ये मानते थे कि शिक्षा मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाए, स्वावलंबी बनाए। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने हस्त कौशल या उद्योग की शिक्षा देने पर उस समय पर बल दिया था। और क्योंकि इनका जो पाठ्यक्रम था, ये जो इनका पूरा शिक्षा योजना थी, उसको बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर दोस्तों ये मानते थे कि व्यावसायिक शिक्षा देनी अति आवश्यक है। इन्होंने दोस्तों उसको अनिवार्य किया था। बच्चे हस्त कौशल भी सीखें, कुछ चीजें बनाना सीखें, जिससे वो स्वावलंबी बने, उन चीजों को बेचा जाए, आगे जाके स्कूलों का भी खर्चा निकलेगा, ठीक। तो व्यवसायिक विकास भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में दोस्तों अंतिम में आध्यात्मिक विकास। जीवन का अंतिम उद्देश्य दोस्तों यही मानते थे कि भाई मुक्ति है, यानी कि आत्मानुभूति, आत्मज्ञान, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक विकास, इन सभी विकासों से होते हुए जब मनुष्य गुजरेगा, तब जाके उसका क्या होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा। और क्योंकि गीता से दोस्तों बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए ये मानते थे कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होना अति आवश्यक है, और अंतिम उद्देश्य भी यही था। तो ये शिक्षा के दोस्तों पर्पज है। इसके बाद बात करेंगे शिक्षा की पाठ्यचर्या, यानी कि एजुकेशनल करिकुलम क्या होना चाहिए, ठीक। अब गांधी जी ने दोस्तों जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनके आधार पर ही शिक्षा का करिकुलम बनाया, ठीक। जो हमारे देश की उस समय पर आधारभूत आवश्यकताएं चलती थी, तो उस समय पर दोस्तों यहां पर इन्होंने बेसिक शिक्षा का दोस्तों प्रावधान दिया था। अब बेसिक शिक्षा दोस्तों इन्होंने क्या थी, क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या के निर्माण पर दोस्तों इन्होंने बल दिया था। बेसिक शिक्षा में अगर देखा जाए तो क्रिया प्रधान, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए पाठ्यचर्या में हस्त कौशल और उद्योग की शिक्षा इन्होंने दोस्तों उस समय पर अनिवार्य की थी। इनको सर्व प्रमुख दोस्तों इन्होंने स्थान दिया था। तो क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या, जिसमें क्रिया हो, करके सीखा जाए, तो उस पर दोस्तों इन्होंने बल अधिक दिया था। ज्यादातर दोस्तों करके सीखना है, तो एम्फेसाइज ऑन बिल्डिंग एक्शन ओरिएंटेड करिकुलम। तो इसलिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक पाठ्यचर्या में हस्त कौशल एवं उद्योग को इन्होंने ज्यादा बल दिया था। इसके बाद इन्होंने, जैसे हमने बताया कि ये मानते थे कि विषयों को भी सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मातृभाषा इंपॉर्टेंट है, अगर आप शिक्षा दें तो मातृभाषा में दें। तो मातृभाषा, हिंदुस्तानी, व्यवहारिक गणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान, आचरण शिक्षा को भी दोस्तों इन्होंने अपने करिकुलम में रखा था, ठीक है ना। तो मातृभाषा हो, चाहे व्यवहारिक गणित हो, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, ये सभी दोस्तों इन्होंने, सामान्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला, इन सभी को दोस्तों इन्होंने अपने करिकुलम में जगह दी थी, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने हस्त कौशल और उद्योग पर बल दिया था। अब इसके बाद बात करेंगे कि शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। भाई देखिए, जैसा आपका दर्शन होगा वैसे ही शिक्षा के उद्देश्य बनेंगे। शिक्षा के उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही शिक्षा का करिकुलम होगा, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपको शिक्षण विधियां भी उसी तरह से बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो अब शिक्षण जो विधियां हैं, यानी कि टीचिंग मेथड, उसमें इन्होंने कौन कौन सी विधियां इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है दोस्तों अनुकरण विधि, यानी कि सिमुलेशन मेथड। अब देखिए, गांधी जी यही मानते थे कि अनुकरण बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और वे स्टार्टिंग में अनुकरण के द्वारा ही सीखना
सीखते हैं, मतलब बेसिकली सीखते हैं। तो प्रारंभ में उनको इसी विधि से सिखाया जाना चाहिए। जैसे शिशु काल में हम कहते हैं ना कि भाई माँ बाप को देखकर बच्चे सीखते हैं, तो पहले आप अनुकरण विधि से ही उनको सिखाइए। इसके बाद अगला आता है क्रिया विधि, यानी कि मेथड ऑफ एक्शन। अब गांधी जी ये सिंपली ये मानते थे कि बच्चों को कुछ ना कुछ करवाते रहें। क्रिया भी बच्चों की एक स्वाभाविक प्रकृति होती है, बच्चों को कुछ ना कुछ करवाते रहें। इसलिए किसी भी विषय या फिर कला कौशल की शिक्षा हम उनको क्रिया के द्वारा ही देखनी चाहिए, यानी कि करके ही उनको सिखाना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे इसमें आज के समय पे खेल विधि है, प्रयोग विधि है, आज वो क्रिया विधि पर ही आधारित है। ओके। इसके बाद आती है मौखिक विधि, यानी कि ओरल मेथड। मौखिक विधि में दोस्तों जैसे आते हैं व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर मेथड, प्रश्नोत्तर, ठीक है, वाद विवाद, डिबेट, ये सभी विधियां दोस्तों इसके अंदर आती हैं। तो इन सभी विधियों पर भी इन्होंने बल दिया है। अब इसमें इन्होंने ये कहा है कि ज्यादातर ये विधियां तब यूज करो जब बच्चे ज्यादातर क्यूरियस हो। ठीक, क्यूरियस का मतलब है कि आपसे वो प्रश्न पूछें और आपको उनके प्रश्नों के आंसर भी देनी चाहिए। और लेक्चर विधि का अर्थ ये है कि आप जब बच्चों को कोई चीज कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो बच्चे श्रोता बन के सुने, लेकिन केवल निष्क्रिय श्रोता ना बने, वाद विवाद भी बीच में होता रहे। तो इन सभी विधियों का इन्होंने प्रयोग पर बल दिया है। इसके बाद सहसंबंध विधि। अब सहसंबंध विधि दोस्तों जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बताया था, कोरिलेशन मेथड के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने यही बोला है कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाएं उसको वास्तविक स्थिति या वास्तविक परिस्थिति से के बारे में बताया जाना चाहिए। ठीक है ना, यानी आप जो भी सिखाएं वास्तविक परिस्थिति या वास्तविक रूप से उसको सिखाया जाना चाहिए। तो इसलिए जो भी चीज आप पढ़ाएं कोरिलेटेड करके पढ़ाएं। इसको हम क्या बोलते हैं, सहसंबंध। यानी कि अगर आपके करिकुलम में जो भी विषय हैं, क्रियाएं हैं, उनको अगर आप एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाते हैं तो उसको हम सहसंबंध विधि बोलते हैं। तो आपने कोरिलेट करके पढ़ाना है, सभी का दोस्तों एक आपस में संबंध होना चाहिए। इसके बाद आता है श्रवण मनन निधिध्यासन विधि, यानी कि ऑडिशन कंटेम्पलेशन मेडिटेशन मेथड। ये सबसे दोस्तों प्राचीन शिक्षण विधि होती है। इसमें श्रवण का मतलब यह है कि सबसे पहले जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो शिक्षार्थी उनको श्रवण करते हैं, यानी कि चुपचाप सुनते हैं जब गुरुजी आपके मौखिक उपदेश देते हैं शिक्षक। ठीक है ना। उसके बाद फिर उस पर क्या करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। ठीक है। और अंत में दोस्तों उस पर क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो ये उसको भी इंपॉर्टेंट मानते थे। ठीक है ना। इस विधि की भी दोस्तों इन्होंने उपयोगिता स्वीकार की थी। यानी कि जैसे बच्चे हैं, जब उनको मान लेते हैं आपने उनको दर्शन पढ़ाना है, धर्म की शिक्षा देनी है, ठीक, तो उस केस में ये विधि इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट मानी। ठीक, बच्चे जब बड़े हो जाए तब उन्होंने कहा कि उनको सत्संग कराओ, उपदेश सुनवाओ, ठीक है, चिंतन वो उनसे करवाओ, यानी कि पहले वो उपदेश सुनवाओ, फिर वो चिंतन करे, फिर उसका अभ्यास करे। ठीक, सो इस तरह से दोस्तों श्रवण मनन और निधिध्यासन विधि को भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल दिया है। इसके बाद अगला बात करेंगे दोस्तों अनुशासन की। अनुशासन में दोस्तों ये इन्होंने डिसिप्लिन के महत्व को स्वीकार किया है गांधी जी ने, बट उनकी दृष्टि से जो सच्चा अनुशासन होता है वो आत्म प्रेरित होता है, जो कि स्वयं से आता है। अभी इन्होंने किसी भी दमनात्मक विधि का विरोध किया है। अब दमनात्मक अनुशासन नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि ट्रू डिसिप्लिन इज सेल्फ मोटिवेटेड अपोजिट टू रिप्रेसिव लॉ। ठीक, और इन्होंने साथ ही साथ बच्चों को शुद्ध प्राकृतिक वातावरण और उच्च सामाजिक पर्यावरण पर रखने पर बल दिया है, क्योंकि जब उनको ऐसे पर्यावरण में दोस्तों रखा जाएगा तो वे बच्चे स्वयं ही उच्च आचरण को ग्रहण करेंगे और सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। तो उससे उनमें क्या आएगा, ट्रू डिसिप्लिन आएगा। ठीक, हालांकि उन्होंने माना है कि अगर कोई बच्चा फिर भी अगर डिसिप्लिन में नहीं आता तो शिक्षक को आत्मबल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन को ज्यादातर ये मानते हैं कि आत्म प्रेरित होना चाहिए, किसी भी तरह का दमनात्मक विधि का प्रयोग ना करें और बच्चों के लिए शुद्ध हेल्दी प्राकृतिक पर्यावरण बनाएं और हाई सोशल एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट करें। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ये मानते हैं शिक्षक के बारे में। देखिए, शिक्षक को तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट प्लेस दी है, क्योंकि ये मानते हैं कि जो शिक्षक समाज का आदर्श व्यक्ति है, ज्ञान का पुंज, सत्य आचरण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। टीचर शुड बी आइडल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, अ बंडल ऑफ नॉलेज एंड अ प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रूथ। बेसिकली आप ये मान के चलिए कि एक शिक्षक को एक बड़े आदर्श व्यक्ति के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। अब शिक्षक, आदर्श शिक्षक वही होगा
जो इस प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन ना माने, ठीक है, इसको एक सेवा भाव के रूप में स्वीकार करे। कभी भी एक टीचर वो टीचर नहीं बन सकता जब वो उसको एज ए प्रोफेशन के रूप में या एक सर से कह सकते हैं व्यवसाय के रूप में इसको स्वीकार करेगा। वो मानते हैं कि भैया इसको बिल्कुल सेवा भाव की तरह लिया जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीचर के बारे में इनकी क्या राय है। अब बात करेंगे शिक्षार्थी। शिक्षार्थी यानी कि छात्र। छात्र को दोस्तों इन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र माना है, लर्नर सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। बेसिकली शिक्षार्थी क्या है, इस शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र है। बट साथ साथ उन्होंने ये माना है कि छात्र को अनुशासित रहना चाहिए और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। इसके अलावा ये मानते थे कि जो बच्चे हैं उनको उनके पर्सनल डेवलपमेंट की पूरी पूरी छूट देनी चाहिए, ठीक, लेकिन उनके सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो इसलिए वो दोस्तों उनको आत्मनिर्भर बनाने पर ज्यादा बल देते थे। तो ये है शिक्षार्थी। इसके बाद विद्यालय। विद्यालय के बारे में इनके भी दोस्तों अपने विचार हैं। देखिए, विद्यालय के बारे में इन्होंने ये माना है कि विद्यालय ऐसी कर्मशालाएं होनी चाहिए जहां पर जो शिक्षा है वो सेवा भाव के संग पूरी निष्ठा के संग शिक्षण कार्य करे। यानी कि शिक्षक है वो सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा के संग शिक्षण करे, ऐसी विद्यालय कर्मशालाएं होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यालय को ज्यादातर इन्होंने सामुदायिक केंद्र बनाने पर बल दिया है, यानी कि जहां पर सामुदायिक की विभिन्न क्रियाएं होनी चाहिए, ठीक। और आप देख सकते हैं कि विद्यालय को इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया। इसके अलावा ये भी मानता थे कि प्रौढ़ शिक्षा भी होनी चाहिए जहां पर आप रात्रि पाठशालाएं लगाएं, यानी कि जो नाइट स्कूल्स होते हैं वहां पर प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो टीचर शुड डू देयर टीचिंग वर्क विथ फुल डेडिकेशन एंड विद अ स्पिरिट ऑफ सर्विस, emphasize on making school community centers, provision of adult education by setting up night schools. So इस तरह का दोस्तों इनका प्राविधान था। अब बात करेंगे दोस्तों इनके शिक्षा के अन्य पक्ष के बारे में। देखिए दोस्तों, इन्होंने अन्य पक्ष के बारे में भी अपने बारे में बताया था, जैसे कि जन शिक्षा। जन शिक्षा में मानते थे कि हमारे भारत में उस समय पर दोस्तों बहुत जो लोग थे वो असाक्षर थे, मतलब निरक्षर थे। 13% के तकरीबन 200 लोग उस समय पे साक्षर थे। तो इन्होंने बोला कि भैया जन शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वो जन शिक्षा का अर्थ हम बात करें, चाहे स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, दोस्तों सभी, मतलब जन जन पे शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए, ठीक। इसके बाद स्त्री शिक्षा। ये स्त्री शिक्षा की भी दोस्तों बात करते थे। ये मानते थे कि वुमेन एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक। मतलब कि जो शिक्षा है जनरली, इससे पहले क्या होता था, शिक्षा स्त्री को केवल गृह कार्य की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन ये मानते थे कि जो स्त्री है और पुरुष हैं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। मतलब गृह कार्य के अतिरिक्त भी उनको अतिरिक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। बस ये मानते थे कि जो संगीत और नृत्य, इनसे स्त्रियों को दूर रखें। बाकी ये मानते थे कि सभी तरह की शिक्षा स्त्रियों को दी जानी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे सह शिक्षा, यानी कि को एजुकेशन। ये को एजुकेशन के महत्व को भी स्वीकार करते थे, कहते थे लड़के लड़कियां साथ साथ पढ़े, लेकिन एक स्तर तक, ठीक है ना। उच्च स्तर पे ये मानते थे कि सह शिक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक, मतलब कि ऊपर के लेवल पे। तो यहां पर ये मानते थे कि एक स्तर तक ही सह शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोरावस्था में मतलब ये सह शिक्षा उचित नहीं है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि किशोरावस्था में मानते थे कि सह शिक्षा इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब उचित नहीं। इसके बाद व्यवसायिक शिक्षा, ये तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मानते थे कि भैया जो शिक्षा इस तरह से होनी चाहिए कि जिससे आप स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, ठीक। तो इसलिए व्यवसायिक शिक्षा दी जानी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद धर्म शिक्षा के बारे में दोस्तों ये मानते थे कि धर्म शिक्षा पूरी तरह से नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा होगा कि अगर आप धर्म शिक्षा देंगे किसी भी विद्यालय में, अगर आप विशेष धर्म की शिक्षा देंगे तो उससे दोस्तों सांप्रदायिकता और अधिक बढ़ सकती है। तो धर्म शिक्षा देने के उसमें उद्देश्य उसमें नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। किसी विशेष धर्म की शिक्षा ना दी जाए, सभी धर्मों की देनी है तो सभी धर्मों के कुछ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो डाले जाए, ठीक। तो किसी विशेष धर्म की शिक्षा ना देकर आप ये करिए कि कुछ जो इंपॉर्टेंट जो धर्म से रिलेटेड जो कुछ पार्ट्स हैं वो दोस्तों आप बना सकते हैं, ठीक, या बता सकते हैं। तो आपने यहाँ पर समझना है कि जो धर्म के सामान्य सिद्धांत और नैतिक शिक्षा, इसको आप पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने ये सुझाव दिए।
इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा इन्होंने माना कि पूरे समाज में, या हमारा जो पूरा समाज है उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में ही दोस्तों इन्होंने बेसिक शिक्षा का रूपरेखा दोस्तों इन्होंने प्रस्तुत करी थी। ठीक है, क्योंकि उस समय पर दोस्तों आप देखें 1937 में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1937 में। ठीक है, तो 1937 में दोस्तों इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जब आयोजन किया था, तो यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की दोस्तों एक रूपरेखा दी थी, जिसको हम दोस्तों बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूरी राष्ट्रीय शिक्षा का दोस्तों इन्होंने प्रारूप तैयार किया था, तो उसका भी वर्णन थोड़ा सा हम दोस्तों प्रस्तुत कर लेते हैं। तो बेसिक शिक्षा की रूपरेखा थोड़ा थोड़ा दोस्तों इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक शिक्षा के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्राविधान है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले 7 से 14 आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ओके, इसके बाद इन्होंने बोला कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प एवं उद्योग पर आधारित होनी चाहिए। तो बेसिकली ये मानते हैं कि कोई ना कोई शिल्प इंपॉर्टेंट है। सो कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 7 to 14। इसके बाद मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट एजुकेशन बेस्ड ऑन सम बेसिक क्राफ्ट और इंडस्ट्री। तो क्राफ्ट को दोस्तों इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। इसके बाद जब आप किसी क्राफ्ट का चयन करें तो बच्चों की योग्यता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ क्राफ्ट बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस एबिलिटी एंड रीजनल नीड्स। इसके बाद आपने बच्चों के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना है। क्यों करना है? ताकि उनसे आर्थिक लाभ दिया जा सके, जिससे कि स्कूलों का व्यय पूरा हो सके। तो क्योंकि उस समय जो स्कूल थे दोस्तों वो उतने साधन तो दे नहीं सकते थे, तो बच्चे जो भी आप वस्तुएं यू बनाएंगे तो फिर उसका आप क्या कर सकेंगे, उसका आप यूज कर सके, ताकि स्कूल की जो स्कूल का जो खर्चा है वो निकल सके। ठीक, इसके बाद शिल्पी की शिक्षा, जिस प्रकार बच्चों का जीवनोपार्जन हो सके, यानी कि एजुकेशन ऑफ क्राफ्ट को इस तरह से देना है कि जो चिल्ड्रन है वो अपना अर्न लिवलीहुड, मतलब कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। ठीक, सो आप देख सकते हैं कि ये इनकी बेसिक शिक्षा की रूपरेखा है। इसके बाद अब बेसिक शिक्षा के जो आधारभूत सिद्धांत है, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन, तो हमने अभी सिद्धांत को बहुत आसानी से दोस्तों हम समझ सकते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क बनाना है। वह ये मानते थे कि जो शिक्षा है वो बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो 7 से 14 वर्ष तक के बच्चे तक के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, और अनिवार्य होनी चाहिए। इसके बाद शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर का बनाना का अर्थ यही है कि आपने हस्त कौशल के द्वारा जो शिक्षा है उसको आप आत्मनिर्भर बनाएंगे, और इसलिए इन्होंने हस्त कौशल को दोस्तों क्या किया, अनिवार्य किया है। आप बच्चे कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो उससे क्या होंगे, वे स्वावलंबी बनेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा सत्य, अहिंसा और सर्वोदय, ये दोस्तों इनका बेसिक सिद्धांत है। ये सत्य और अहिंसा के उस समय पे पुजारी भी थे, और ये मानते थे कि सत्य, अहिंसा और सर्वोदय महत्वपूर्ण है, और इसमें इसको भी आधारभूत सिद्धांत में जोड़ा गया। इसके बाद शिक्षा को जीवन से जोड़ना। शिक्षा में इन्होंने कोरिलेशन मेथड को अपनाया था। तो शिक्षा को जीवन से जोड़ना है, क्योंकि उस समय की जो अंग्रेजी शिक्षा हुआ करती थी उसका भारतीयों के जीवन से कोई भी संबंध नहीं था। ठीक, तो इसलिए इन्होंने दोस्तों ऐसी शिक्षा व्यवस्था को अपनाने का प्रावधान दिया कि जो कि भारतीयों के जीवन से जोड़ी जा सके। ठीक, तो आपने समझना है कि वास्तविक जीवन से दोस्तों उसका संबंध होना चाहिए, इसलिए इन्होंने उद्योग शिक्षा पर बल दिया, इन्होंने हस्त कौशल पर बल दिया। इसके बाद जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है, मदर टंग में होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल विरोध, विदेशी भाषा का विरोध। शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित किया ताकि स्वावलंबी बने। इसके बाद ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करना, जैसे कि कोरिलेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने माना है कि प्रत्येक जो पाठ्यचर्या है उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आपस में एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, एक इकाई के रूप में उनको डेवलप करना चाहिए। इसके बाद अब जानेंगे बेसिक शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहला उद्देश्य यही था कि बालकों का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास किया जाए, क्योंकि मनुष्य मनोशारीरिक प्राणी है, तो उसका मानसिक विकास भी करना है, शारीरिक विकास भी करना है। ठीक है, और उसके अनुकूल ही शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। इसके बाद सर्वोदय समाज की स्थापना। सर्वोदय समाज यही है कि एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होना चाहिए। और सामाजिक विकास का अर्थ यह है कि सभी का क्या हो, विकास हो। सर्वोदय का अर्थ ही क्या है दोस्तों, सभी का उदय। सभी का उदय जहां पर सभी एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से सहयोग करें। ठीक, इसके बाद सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। तो सांस्कृतिक विकास के लिए
भारतीय संस्कृति की रक्षा करना है। ठीक है, बेसिक शिक्षा में इसी का प्रावधान किया गया था कि जो बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति को समझे और उसको संस्कृति को सुरक्षित रखें। ठीक, इसके बाद चारित्रिक और नैतिक विकास, आध्यात्मिक मनुष्य का इन्होंने अंतिम उद्देश्य यही माना, शिक्षा का भी अंतिम उद्देश्य यही माना कि भाई मुक्ति मिलनी चाहिए। तो चारित्रिक और नैतिक विकास पर भी दोस्तों इन्होंने बल दिया है। ठीक है, चरित्र के महत्व को तो सबसे अधिक ये स्वीकार करते थे। इसके बाद व्यावसायिक विकास, शिक्षा को ऐसा बनाना है कि जिससे बालक आत्मनिर्भर बने, तो उससे उसका व्यावसायिक डेवलपमेंट हो, हस्त कौशल उसको सिखाए जा सकें। नागरिकता का विकास, यानी कि आपको अच्छा नागरिक बनाना है। ठीक, तो एक बेसिक एक शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसमें वो सिटीजनशिप का दोस्तों क्या कर सके, विकास कर सके। इसके अलावा आध्यात्मिक विकास, ऊपर हमने जैसे पहले बोला कि सभी विकास इंपॉर्टेंट है और उनसे जब ये विकास होगा तो आध्यात्मिक विकास भी अपने आप ही आएगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप एंड इसके अलावा स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, अब बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में दोस्तों इन्होंने क्या क्या चीजें जोड़ी थी इसके बारे में दोस्तों जानेंगे क्विक में। जैसे हस्त कौशल और उद्योग, जैसे इसमें आपकी कताई, बुनाई, बागवानी आती है, कृषि आती है। ठीक है, चमड़े का काम आता है, पुस्तक कला, मिट्टी का काम, ठीक, मछली पालन, ये सभी दोस्तों आता है। तो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा मातृभाषा, ठीक, मातृभाषा में देनी है। ठीक, इसके अलावा हिंदुस्तानी, हिंदी, तो जैसे जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो उनके लिए है दोस्तों ये। ठीक, इसके अलावा व्यवहारिक गणित, व्यवहारिक गणित में जैसे आपका माप तौल का ज्ञान, अंक गणित का ज्ञान दे, अर्थमेटिक का, बीज गणित का ज्ञान दे, रेखा गणित का ज्ञान दे, तो ये आपकी आती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसके अलावा सामाजिक विषय, सामाजिक विषय में आप पढ़ते हैं एसएसटी में, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन, ये सभी आता है। ठीक, इसके अलावा सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान है, तो इसमें आपका जैसे वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, ठीक है, ग्रह विज्ञान आएगी, बागवानी, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बाद संगीत है, तो वो तो एक इकलौता विषय, चित्रकला का भी ज्ञान दिया जाए, स्वास्थ्य विज्ञान दिया जाए। ठीक है, तो स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ यह है कि आपको बच्चों को व्यायाम करवाना है, खेल कूद करवाना है, जिससे उनका वे स्वस्थ रहे। ठीक, इसके बाद आचरण शिक्षा, तो आचरण शिक्षा में जैसे कि नैतिक शिक्षा दी जाए, ठीक, और इसके अलावा सामाजिक शिक्षा दी जाए, और सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सवों को मनाना है और उनको समाज सेवा कार्य में लगाना है, तो ऐसी जो शिक्षा है वो उनको दी जाए, तो जिसको हम आचरण शिक्षा के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो ये थी दोस्तों आपके शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाओं में महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार और उनकी शैक्षणिक अवधारणाएं। आई होप कि दोस्तों ये आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है गांधी जी का वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।